नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो चोलाज आर द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग 1600 साल तक ऐसा समय आता है इतिहास में जब इनका कहीं ना कहीं 1600 सालों तक हमको इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। मौर्य काल से लेकर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तक हमें चोलों के साक्ष्य और चोलों के अस्तित्व कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। चोल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इतिहास में 2 बार ऐसा समय आया है जब चोल अपने सत्ता के केंद्र में थे और दक्षिण भारत का रीजन, जिसे हम पेनिसुलर रीजन या प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में डोमिनेटिंग पावर थे। अगर हम इन 2 समय कालों को अगर 2 हिस्सों में बांटते हैं तो पहला समय काल इनका था प्रारंभिक चोल का, जिन्हें हम इनिशियल चोलास, और दूसरा समय काल हम देखते हैं मध्यकालीन चोल, जिन्हें हम इंपीरियल चोल या मेडुअल चोल भी बोलते हैं। तो इनिशियल चोल के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनिशियल चोला का समय काल आता है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4th शताब्दी ईस्वी तक, लगभग 600 से 700 सालों तक का इनका समय देखने को मिलता है। अगर हम पूछे कि इनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है कि उस समय चोल साम्राज्य एग्जिस्ट करता था, तो चोल साम्राज्य के साक्ष्य में अशोक के शिलालेख, पारणी की अष्टाध्यायी और पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जो एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा या यूनानी नाविकों के समूह द्वारा लिखी गई थी, उन पुस्तकों से और उस समय के बुद्धिस्ट टेक्स्ट और संगमकालीन ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो चोल जो थे मुख्यतः कावेरी नदी के दोआब के क्षेत्र में शासन करते थे, और बोला जाए तो वेन्नार और पेन्नार नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता था वो चोल साम्राज्य का प्रारंभिक चोलों का क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र को हम चोल मंडलम या कोरा मंडलम भी कहते थे। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी, जो सूती वस्त्रों के लिए उस समय प्रसिद्ध हुआ करती थी। जब हम ईसा से पूर्व की बात करें तो उस समय 2nd सेंचुरी BC में एक राजा हुए एलोरा चोल, जो उस समय के प्रसिद्ध शासक हुए, और उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 सालों तक शासन किया। उसके बाद हम लगभग 300 से 400 सालों बाद हम देखते हैं कि एक जब संगम काल आता है तो उस समय के तत्कालीन संगमकालीन ग्रंथों में जिस शक्तिशाली शासक का, चोल शासक का जिक्र मिलता है, उस शासक का नाम था करकल। उस समय के संगमकालीन ग्रंथों में चोल साम्राज्य का सबसे श्रेष्ठ और महान शासक बताया गया करकल को। करकल ने उस समय के पांड्य और चेर राजाओं को पराजित किया और चोल साम्राज्य को बहुत विशाल और उस दक्षिण भारत के क्षेत्र में सत्ता के केंद्र में ला दिया। करकल के पास अपनी एक सुसज्जित नौसेना और बहुत ही अच्छी सेना भी थी। करकल ने अपनी नई राजधानी कुहार बनाया, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। चोल साम्राज्य की इनकी प्रमुख विशेषता यह थी कि इन्होंने उस समय सूती वस्त्रों के व्यापार को बहुत बढ़ाया और उस पूरे रीजन में डोमिनेटिंग फॉर्म में चोल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। लेकिन करकल के बाद के जो उनके राजा हुए वो उतने योग्य नहीं थे और धीरे धीरे चोल साम्राज्य का पतन होने लगा, और पांड्य और चालुक्य वंश के शासकों के उदय के साथ साथ चोल साम्राज्य, जो प्रारंभिक चोल थे, वो समाप्त हो जाते हैं। फिर जब पल्लवों का अस्तित्व आता है सत्ता में, तो लगभग चोलों के हमें साक्ष्य जो है लगभग 600 सालों तक लगभग 400 से 500 सालों तक देखने को नहीं मिलते हैं। भारत के उस समय काल में चोल जो थे सत्ता के केंद्र में ना होकर नगण्य मात्र थे। लेकिन फिर लगभग 400 से 500 सालों बाद 9th सेंचुरी AD की जब हम बात करते हैं तो पल्लव राजाओं के एक सामंत थे विजयालय, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपनी राजधानी तंजौर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, उसको बनाया और चोल सत्ता को एक बार दोबारा एस्टैब्लिश किया। इसलिए नवीन चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय को कहा जाता है। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की।
नर केसरी की उपाधि धारण की। भारत के इतिहास में चोलों की अगर देन या चोलों की विशेषताएं बताया जाए, चोल सत्ता की विशेषता बताया जाए, तो चोल ऐसे पहले ऐसे सत्ता या शासक बोलेंगे या डायनेस्टी बोलेंगे जो दूसरे देशों को जीतकर अपनी कॉलोनी बनाए और वहां से उन्होंने टैक्स या रेवेन्यू जनरेट किया। ऐसा साक्ष्य, ऐसी जानकारी भारत के किसी भी साम्राज्य या किसी भी डायनेस्टी को लेके हमें नहीं देखने को मिलता है, जैसा चोलों को लेके बोला जाता है। इसलिए जो मेडुअल एरा के चोल थे उनको इंपीरियल चोल भी बोला गया, और उन्होंने श्रीलंका, मलाया, जावा, सुमात्रा जैसे साउथ एशिया के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के बड़े बड़े क्षेत्रों को जीता और वहां से रेवेन्यू जनरेट किया। इनकी नौसेना उस समय की सबसे श्रेष्ठ नौसेना मानी जाती थी, और मंदिर निर्माण में चोल जो थे सबसे अच्छा माना जाता है। उनकी आर्किटेक्ट जो बोला जाता है, मंदिर निर्माण के आर्किटेक्ट बोला जाता है, वो मॉडर्न चोलास की सबसे बेस्ट थिंग मानी जाती है जो हम लोग को मिली हुई, जो हमें देखने को मिलती है आज के समय में। अगर हम इनके पतन के कारण की बात करते हैं तो 13th सेंचुरी एडी के बीच में पांड्य राजाओं के उदय के कारण पांड्य शासकों ने, मदुरै के पांड्य शासकों ने चोल राजाओं को पराजित किया और वहां से चोल सत्ता समाप्त हो जाती है। चोल शासकों की अगर हम बात करें तो उनकी प्रमुख विशेषताओं में उनके द्वारा स्वशासित लोक प्रशासन और ग्राम स्वराज की बात होती है, जो भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। चोलों की ग्राम व्यवस्था बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही श्रेष्ठ थी। उनकी ग्राम स्वराज की अगर हम बात करें तो हम आगे की टेक्स्ट में उनको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अभी हम पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में जिनके विषय में हमें जानना जरूरी है, और आगे के टेक्स्ट में हम उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चोल शासकों में जैसे हमने विजयालय के बारे में जान लिया, वैसे ही परांतक फर्स्ट, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग फर्स्ट और कुलोत्तुंग सेकंड ऐसे इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके बारे में हमें जानना बेहद ही जरूरी है, जिनसे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं राजधानी के क्रम की। अगर राजधानी के क्रम में हम देखते हैं तो मध्यकालीन चोलों की पहली राजधानी तंजौर बनती है, फिर गंगाईकोंड चोलपुरम और अंततः उनकी राजधानी कांची होती है। ऐसे अगर प्राचीन काल में देखें तो उनकी सबसे पहली राजधानी उरैयूर थी। आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा दक्षिण भारत का मैप देख के, प्रायद्वीपीय भारत का। उसमें हम देखते हैं कि चोल कहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वहां से हम देखते हैं वहां से वो कैसे डोमिनेट करते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र है कावेरी नदी का, और कावेरी नदी के ऊपर का क्षेत्र जिसको हम देखेंगे, जो मॉडर्न टाइम में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का क्षेत्र है, उस रीजन में पल्लव शासक जो थे उनका साम्राज्य था। उसके बाद हमें चोल साम्राज्य देखने का मिलता है जो तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा है, और नीचे के हिस्सों में जब हम आते हैं तो देखते हैं पांड्य राजा सक्रिय थे। और अगर हम बात करते हैं इस रीजन की, जो इस समय केरल का रीजन है, जो मॉडर्न एरा में केरल का रीजन है, यहाँ चेर शासक सक्रिय थे। यहाँ चेर शासक सक्रिय थे, इस रीजन में चेर शासक सक्रिय थे। तो अगर हम देखें तो कावेरी नदी के तट के किनारे कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र था वो चोलों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। जब विजयालय ने 850 ईस्वी में, 850 ईस्वी या एडी में जब चोल साम्राज्य को दोबारा एस्टैब्लिश किया तो उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर, जिसे तंजौर भी कहते हैं, उसे बनाया। और यहीं से धीमे धीमे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय तक चोल डायनेस्टी लगभग इस पूरे रीजन में फैल जाती है, और कहते बंगाल से लेकर उड़ीसा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक फैलती है। और इधर अगर हम बात करें तो जावा, सुमात्रा, मलाया और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों को भी जीत लेती है। मेडुअल चोल या इंपीरियल चोल को जब हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि फाउंडर जो है विजयालय थे, जिन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण की। और उपाधियों से रिलेटेड मैं एक आपको तथ्य बताना चाहूँगा कि जो उस समय के राजा थे, ये ऐसी उपाधियाँ, इतने बड़े बड़े नाम क्यों धारण करते थे,
ताकि वो जताना चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा, मेरा प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने नाम के आगे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे। गंगाईकोंड चोलपुरम या नरकेसरी, मदुरैकोंड, इस तरह की उपाधियाँ, बड़े बड़े नाम या उपाधियाँ धारण, अपने आप को, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए इस तरह की उपाधियाँ धारण करते थे। अब जब विजयालय के बाद शासक बनते हैं आदित्य प्रथम, उन्होंने पल्लवों को हराया। विजयालय के बाद कुछ शासक जो हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनके बारे में फैक्ट हमें जान लेना चाहिए। वो फैक्ट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे पहले शासक हुए आदित्य प्रथम, उन्होंने पल्लवों को हराया। फिर बात करते हैं परांतक फर्स्ट की। ये थोड़े फर्स्ट इंपॉर्टेंट अगर बोल सकते हैं कि चोल साम्राज्य में पहले कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें पढ़ना पड़ता है। इनके काल में ही चोलों का श्रीलंका से संघर्ष शुरू होता है और इन्हीं के काल में इन्होंने मदुरैकोंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने उपाधि जो धारण की थी उसको बोलते हैं मदुरैकोंड। और इन्हीं के समय काल में तकोलम का युद्ध होता है। तकोलम का युद्ध होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस समय के राष्ट्रकूट शासक थे जो कृष्ण तृतीय, उन्होंने इनको हरा दिया। कहानियां तो कुछ बहुत ऐसी भी हैं जिनमें कहा जाता है कि इन्होंने वहीं पे हार के शोक से इन्होंने आत्महत्या कर ली, या ऐसी कहानियां। पहले शासक थे जिन्होंने हार की वजह से आत्महत्या कर ली। कृष्ण तृतीय ने इन्हें पराजित करने के बाद उस पूरे रीजन में राष्ट्रकूट शासकों के आधिपत्य को स्थापित कर दिया था। लेकिन इनके बाद जो शासक बनते हैं, एक दो और छोटे शासक बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, गंडार इत्यादि वगैरह। लेकिन फिर अगर एक अगले इंपॉर्टेंट शासक की बात आती है जो केवल इतने लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पुत्र का नाम राजराज था। वो दूसरे शासक का नाम था परांतक सेकंड, जिन्हें सुंदर चोल की उपाधि दी गई थी, जिन्हें सुंदर चोल भी कहा जाता था। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो चोल साम्राज्य में जो सबसे प्रमुख राजा हुए, जिनको चोल शक्ति का या चोल साम्राज्यवाद का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। राजराज प्रथम जो और इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, ये दोनों लोग चोल डायनेस्टी की अगर पूरे समय काल की बात करें तो ये दो राजा ऐसे हुए जिन्होंने चोल साम्राज्य को, चोल डायनेस्टी को उसके चरम पर पहुंचाया और मंदिर निर्माण में की कला की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। इनके समय में बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और इन्होंने ही वास्तविक रूप से चोल औपनिवेशवाद, जिसे चोल इंपीरियलिज्म बोल सकते हैं, या दूसरे देशों को जीतकर अपनी कॉलोनियां बनाना या उनसे टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने की शुरुआत यहीं से होती है। तो हम राजराज प्रथम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य के इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करें तो उनमें राजराज फर्स्ट जो है श्रेष्ठतम, या कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ राजाओं में से एक है। इनका वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था और इन्होंने ही चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत की थी। इनके समय से ही चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत मिलती है कि चोल डायनेस्टी जो है दूसरे देशों पर आक्रमण करती है और उनको जीत लेती है, फिर वहाँ से टैक्स और रेवेन्यू जनरेट करती है। तो चोल, और इन्हीं के समय में हमें देखने को मिलता है कि चोल अभिलेखों की शुरुआत हुई थी। ये उस समय के श्रेष्ठतम राजा थे और इनकी योग्यता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं, या इनकी पराकाष्ठा का अनुमान आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने उस समय दक्षिण भारत में स्वायत्त शासित प्रशासन की स्थापना की और भूमि का सर्वेक्षण कराया। भूमि का सर्वेक्षण और पैमाइश कराई। इसके कराने से, भूमि का सर्वेक्षण और पैमाइश कराने से ये लाभ हुआ कि टैक्स और या रेवेन्यू जनरेट करने में राजा को आसानी होने लगी और भूमि के हिसाब से टैक्स का कलेक्शन किया जाने लगा। और स्वायत्त शासित प्रशासन की वजह से जो साम्राज्य में छोटे मोटे घटनाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए स्वायत्त शासित संस्थाएं इस्टेब्लिश हो गई, जिससे राजा अपना पूर्ण समय अपने साम्राज्य के विकास पर और साम्राज्य के विस्तार पर और निर्माण कार्यों में लगा सकता था। ये उस समय के हिसाब से सबसे मॉडर्न सिस्टम बोला जा सकता है। इनके समय में ही द्रविड़ शैली, जिनको बोला जाता है कि जो पल्लव काल में, जिसकी शुरुआत पल्लव काल में नरसिंह वर्मन के समय में मानी जाती है, द्रविड़ शैली अपनी पराकाष्ठा में पहुंची और मंदिर निर्माण जो है, जो चोल आर्किटेक्ट जिनको आज हम देखते हैं,
जिनको आज हम अपने श्रेष्ठतम रूप में, जो भी आज हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने श्रेष्ठतम रूप में पहुंची थी। अब कुछ बातें हैं जो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जान लेना चाहिए। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उस समय ये भी प्रश्न बन सकता है कि श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था, तो उस समय श्रीलंका के राजा का नाम था महेंद्र पंचम, और उस समय श्रीलंका की राजधानी क्या थी? अनुराधापुरम। इन्होंने उसकी नई राजधानी बनाई पोलोनरुवा। इन्होंने श्रीलंका को हराया, श्रीलंका के राजा को हराया, उनको अपने अधीन किया और वहां की नई राजधानी बनाई पोलोनरुवा। ठीक है। फिर जब हम पढ़ते हैं कि मंदिर निर्माण की जब बात आती है, तो उस समय के द्रविड़ शैली की श्रेष्ठतम उदाहरण की अगर हम बात करें तो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो राजराजेश्वर का मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वो एक सर्व मंदिर है जो द्रविड़ शैली की सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण के रूप में देखा जाता है। पिछली स्लाइड में हमने राजराज प्रथम के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने चोल साम्राज्य को उसके पराकाष्ठा में पहुंचाया या चोल इंपेरियलिज्म की शुरुआत की, और उस समय लोक प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत की। कुछ पॉइंट्स थे जो राजराज प्रथम के बारे में हमें पढ़ना रह गया था, उन पॉइंट्स को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इनके समय में एक तमिल लिटरेचर का एक ग्रंथ लिखा गया था, जो जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ का नाम था थिरुमुराई, जो 11 खंडों में था। इसके कवियों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, अपार, सबबंदार और सुंदरार। राजराज प्रथम के बाद इनके पुत्र राजेंद्र चोल राजा बनते हैं, जो 1014 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक सत्ता में रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक योग्य पिता के योग्य पुत्र थे, और इन्होंने चोल साम्राज्य को उस पराकाष्ठा पे पहुंचाया जहां पे इनके पिता भी उसको ना पहुंचा पाए। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में से एक थे। मंदिर निर्माण या फिर नौसेना या कहे उपनिवेशवाद, दूसरे देशों को जीतना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, उस मामले में ये अन्य चोल सम्राटों से श्रेष्ठतम थे। आइए हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्होंने गंगा यात्रा निकाली, जिसके द्वारा उन्होंने कलिंग और बंगाल को जीत लिया, और इस विजय के बाद इन्होंने अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम और एक तालाब का निर्माण कराया, जिसे चोल गंगम कहा गया। कलिंग और बंगाल को जीतने के बाद इन्होंने गंगैकोंड चोल नाम की उपाधि धारण की। अब ये इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि इन्होंने गंगा यात्रा क्यों निकाली या गंगा अभियान क्यों किया, गंगा को जीतने का प्रयास क्यों किया। कहा जाता है कि ये एक मंदिर निर्माण करा रहे थे, और इनके पंडित ने इनसे कहा कि गंगा जी का जल आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि जाओ गंगा जी से जल लेते आओ, और उस रास्ते में जितने राजा पड़े उनको बंदी बना के लेते आना, ताकि यहाँ पे जल चढ़ा सके। फिर इनके मंत्री निकलते हैं रास्ते में, और पूरे रास्ते में कलिंग, बंगाल आदि प्रांतों को जीतते हुए गंगा नदी, जो उस समय बोला गंगा के क्षेत्र को जीतते हैं और वहां का जल लेके आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। अब आगे पढ़ते हैं राजेंद्र चोल के बारे में विस्तृत से। राजेंद्र चोल को साउथ का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं, वैसे सदर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो राजेंद्र चोल की बात की जाती है। समुद्रगुप्त भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारे थे, वैसे ही सदर्न इंडिया में राजेंद्र चोल के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारे थे। राजेंद्र चोल ने चोल सत्ता को उसके शिखर तक पहुंचाया और संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। जो इस टाइम के मॉडर्न एरा में जो श्रीलंका हम देखते हैं, उस पूरे श्रीलंका को रीजन को इन्होंने जीत लिया था। और राजेंद्र चोल ने अब चोल साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाते हुए अरब सागर के छोटे छोटे जो द्वीप होते थे उनको जीत लिया। एक प्रसिद्ध युद्ध इनके बारे में जानने को मिलता है कि एक बार खमेर, जो आज के टाइम में कंबोडिया बोला जाता है, वहां के राजा सूर्यवर्मन ने इनसे मदद मांगी कि उनको ताम्रलिंग, जो उस टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, उसको जीतना है, जहां से वो रेवेन्यू जनरेट, मलाया पेनिसुला का एक पोर्ट था, उसको जीतना है। तो इन्होंने उनकी हेल्प की। तो फिर एक युद्ध होता है, जो चोला एम्पायर, जो खमेर राजाओं का सहयोग करता है, और ताम्रलिंग एम्पायर, जो ताम्रलिंग राजा थे, उनका सहयोग करता है मलाया यानी मलेशिया का श्रीविजय साम्राज्य।
यानी शैलेंद्र श्रीविजय, जो शैलेंद्र वंश के राजा थे। इस युद्ध में चोलों की विजय होती है। चोल नौसेना का परचम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल जाता है। और जो अगर हम मैप से अगर देखें, तो मैप में अगर हम देखें तो ये अगर हमारा पूरा चोल रीजन था, तो यहाँ से लेकर इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश थे वो चोल साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं। और ये जो मलेशिया से होता हुआ रास्ता जाता था, जिसके थ्रू जो ट्रेडर्स होते थे, जो चोल साम्राज्य के दक्षिण भारत के व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, उनको बिना टैक्स के ही जाने का, अब चीन जाने का रास्ता मिल गया। क्योंकि शैलेंद्र वंश के जो राजा थे इस जगह पे, उनका अंत होने के कारण वहां पे टैक्स जनरेट करने का काम चोलों के हाथ में आ गया, जिससे दक्षिण भारत का व्यापार और फला फोरा और चीन से हमारे संबंध और अच्छे हुए। इस विजय के उपलक्ष्य में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने कदराम कोंडगम यानी उस क्षेत्र में जो कदराम क्षेत्र था उसको जीतने वाले चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम के बाद अन्य प्रमुख चोल राजाओं के बारे में हम जान लेते हैं। मूलतः चोल साम्राज्य में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दो प्रमुख शासक थे, जिनके बारे में सबसे अधिक प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ अन्य छोटे शासक भी हैं, कुछ अन्य शासक भी हैं जिनसे भी कभी कभी हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो राजेंद्र प्रथम के बाद जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है राजाधिराज। इनके बारे में बस एक ही फैक्ट है कि कोप्पम के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर अगला राजा आते हैं अधिराजेंद्र यानी जो जन विद्रोह में भारत के शासन व्यवस्था में पहले ऐसे राजा थे जिनको जन विद्रोह में मार दिया गया था, जिनकी मृत्यु जन विद्रोह से हो गई। अब आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि धीमे धीमे चोल सत्ता डिक्लाइन हो रही थी और जनता का लोगों के प्रति, राजाओं के प्रति रोष भी बढ़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद जब एक नए राजा आते कुलोतुंग, वो थोड़ी उदार प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, जिससे वजह से सत्ता राजा फिर जनता के बीच में लोकप्रिय होते हैं। कुलोतुंग जो थे शैव उपासक थे और उन्होंने सुंगम व्यापार कर को हटा दिया था, जिसको व्यापार कर कहा जाता था। तो इसलिए इनको उदार चोल भी कहा गया है। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा से किया था और चीन में व्यापारिक दूत मंडल भी भेजा था। अब कई बार प्रश्न ये उठता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सवालों में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, कौन कौन से ऐसे चोल राजा हैं जिन्होंने चीन में अपने दूत मंडल भेजे हैं। तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग फर्स्ट, इन तीनों ने अपने दूत मंडलों को चीन में भेजा था, अपने राजदूतों को चीन में भेजा था। अब देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह आता है कि कुलोतुंग के समानांतर जो थे रामानुजाचार्य, जो बहुत बड़े वैष्णव संत थे, वो कुलोतुंग के समकालीन थे। और कुलोतुंग क्योंकि शैव था और रामानुजाचार्य वैष्णव थे, तो इस कारण इन्होंने रामानुजाचार्य को दक्षिण छोड़ना पड़ा था और इनको दक्षिण छोड़ने के लिए कुलोतुंग के आदेश पे दक्षिण छोड़ना पड़ा था। यही रामानुजाचार्य बाद में विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया है, तो अद्वैतवाद की किसने किया है? तो अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने की है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे। एक इंपॉर्टेंट नाम और आता है कुलोतुंग सेकंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भगवान श्रीहरि की मूर्ति होती है गोविंदाचार्य की, वो समुद्र में फेंकवा देता है, कुलोतुंग सेकंड के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे चोल साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है और राजेंद्र तृतीय नाम के शासक जब सत्ता में आता है लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में, तो मदुरै के पांडे राजा कुलशेखर ने उसको हरा दिया और यहाँ से चोल सत्ता जो है एक 1600 साल पुरानी पूरा साम्राज्य जो है धीमे एकदम से खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है चोल कहीं भी सत्ता के प्रमुख केंद्र में नजर नहीं आते। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं और चोल प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि हमने चोल राजाओं को अभी तक पढ़ लिया, अब हम ये जान लेते हैं कि चोल शासन की व्यवस्था क्या थी और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी और प्रशासन व्यवस्था में किन किन चीजों से वो अपने शासन व्यवस्था को इतने दिनों तक बनाए रखता है। जब हम चोल प्रशासन व्यवस्था की विशेषता की बात करते हैं तो विशेषताओं में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको हम
पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे उनकी मंदिर निर्माण की कला बहुत ही श्रेष्ठ थी, उनका आर्किटेक्ट बहुत बेहतरीन माना जाता था, उनकी नौसेना बहुत कुशल थी। उनके शासनकाल में हमें ये कभी नहीं देखने को मिला कि उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, क्योंकि चोल राजा अपने उत्तराधिकारियों को अपने जीवन काल में ही घोषित कर देते थे, जिससे उनके साम्राज्य को एक स्थायित्व मिलता था। फिर हम अगर देखें तो जो साम्राज्य की बात करें तो उन्होंने साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित रूप से कई प्रशासकीय खंडों में बांट रखा था, और इससे प्रशासन की कई इकाइयां बनी हुई थी जो साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाती थी। चोल प्रशासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता अगर हम बात करें तो चोलों की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन। लेकिन उसको जानने से पहले हमें उनके साम्राज्य के बारे में जान लेना जरूरी है। साम्राज्य जो था वो मंडलम में बटा हुआ था, और मंडल जो थे वलनाडु में बटे होते थे, और वलनाडु जो थे नाडु में बटे होते थे, और नाडु के नीचे जो होता था वो कुट्टम या कुरम होता था। अब इसको एक बार हम जान लेते हैं कि मंडलम क्या होता था। अगर हम इंग्लिश में देखें तो एम्पायर, मंडलम, वलनाडु, नाडु और कुट्टम। फिर हम बात करते हैं, अगर हम एक बार फिर से इनको जान लेते तो मंडलम से अर्थात हमारा था प्रांत। प्रांत यानी ऐसा क्षेत्र जो कई जिलों को, कई मंडलों को शासन करता था। प्रांत की एक खासियत होती थी कि राज परिवार के लोग ही इस पे शासन कर सकते थे। अब प्रांतों के नीचे मंडलम के नीचे कार्य करता था वलनाडु से हमारा तात्पर्य है कमिश्नरेट से। कमिश्नरी, जैसे आज हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी व्यवस्था बना दी जाती है, 3-4 जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी व्यवस्था बना दी जाती है, और उसके ऊपर एक सबसे बड़ी प्रशासन व्यवस्था थी। वैसे ही वलनाडु और मंडलम थे। वलनाडु जो था एक तरह से कमिश्नरेट व्यवस्था थी, उसके अंदर में कई नाडु होते थे यानी छोटे जिले, और नाडु के अंदर होते थे हमारे कई सारे ग्राम, जो ग्राम व्यवस्था थी। और इन ग्राम व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमारे पास होता था स्थानीय स्वशासन, और ये स्थानीय स्वशासन बटा होता था 3 भागों, नगरम, सभा और पुर। नगरम, सभा और पुर। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। नगरम जो था उस राज्य के सभी व्यापारियों का एक प्रमुख व्यापारिक संगठन था, जो उनकी समस्याओं के बारे में ध्यान रखता था और उनके हितों से जुड़ी हुई बातों को राजा या आगे तक पहुंचाता था, या उनसे जुड़ी हुई किसी भी विवाद या समस्या को हल करने का प्रयास करता था। अब हम बात करते हैं सभा जो होती थी मुख्यतः ब्राह्मणों की एक संस्था थी, और जिसमें हम एक शब्द पढ़ते हैं तमिल भाषा में ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का अर्थ होता था वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान दी गई थी, और कहा जाता था कि उस भूमि से टैक्स नहीं लिया जाता था। तो उस भूमि से टैक्स नहीं लिया जाता, तो उस भूमि को उपयोग में लाने वाले जो लोगों का ग्रुप होता था उसको हम सभा बोलते थे। और सभा के बाद हमारी तीसरी संस्था जो थी चोल ग्राम स्वशासन में के अंतर्गत वो उड़ थी। उड़ जो थी वो लोकल किसानों का समूह होती थी, जैसे अन्य सब ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी वर्ग जो कृषि कार्यों में लगे होते थे वो उड़ के अंतर्गत आते थे। उड़ की अगर हम बात करें यानी गैर ब्राह्मण, तो किसानों की सभा को, किसान जिनको हम वहां पे वेल्लाल कहते थे, उनका मुखिया जो होता था उसको वेल्लारी कहा जाता था। यानी किसानों को हम लोग को तमिल भाषा में वेल्लाल बोला जाता था, और उनके मुखिया को हम क्या बोलते थे, वेल्लारी। अब हम बात करते हैं भूमि कर की। तो हम बात करेंगे कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करता था, तो उनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता था सूती वस्त्रों का व्यापार करके, और चाइना में यानी चीन को समुद्र के रास्ते या साउथ ईस्ट एशिया के देशों को समुद्र के रास्ते व्यापार द्वारा, जिसमें वो सूती वस्त्र, मसाले इत्यादि का व्यापार करते थे वहां के व्यापारी, उससे वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते थे। लेकिन भूमि कर भी उस समय का रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ा साधन था। तो भूमि कर की बात करते तो भूमि कर क्या होता था, उपज का 1/3 जो होता था भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अब हम कुछ संस्थाओं के बारे में जानेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे जो उस समय की प्रमुख संस्थाओं के रूप में चोल साम्राज्य में बहुत एक्टिव थे। तो नानादिस व्यापारियों, और नानादिस और अजय वर्णम ये 2 संस्थाएं ऐसी थी जो व्यापारियों के विदेश के व्यापार को, मतलब विदेश से होने वाले लेन देन या व्यापार को नियंत्रित करती थी या उसकी देखरेख करती थी। तो वो इससे ये दोनों संस्थाएं उससे जुड़ी थी, नानादिस और अजय वर्णम। अब एक तीसरी संस्था आती है मणिग्राम। मणिग्राम क्या थी,
जो आंतरिक व्यापार होता था उससे जुड़ी हुई समस्याओं को या उससे जुड़ी हुई बातों को देखने के लिए जो संस्था बनी थी वो बनी थी मणिग्राम। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनका सिस्टम कितना सुसज्जित था, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलता था। अब आगे हमें कुछ टर्म्स और देखने को मिलते हैं, आगे हमें कुछ और टर्म देखने को मिलते हैं। अगर हम उनको देखें तो देवरम और तेवरम दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। देवरम उस समय के तमिल साहित्य के भक्ति गीत थे जो कवियों द्वारा लिखे गए थे, और देवरम और तेवरम। अब तमिल साहित्य की बात की जाए, चोल साम्राज्य में तमिल साहित्य जो था अपने पराकाष्ठा पे था। चोल साहित्य को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय के 3 प्रमुख कवि हुए थे, कंबल, ओट्टुकुट्टन और पुलगोंदी। ओट्टुकुट्टन और पुलगोंदी। कंबल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया था, जिसे रामावतारम कहा गया था। इन तीनों कवियों को तमिल साहित्य में त्रिरत्नों की उपाधि दी गई है। बाकी चोल साम्राज्य के विषय में जितना हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान सकते थे इस आधे घंटे की वीडियो में हमने जान लिया है। अगर हम फिर बात करें कि ये इतने फैक्ट जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या कहीं ना कहीं इनके आने की उम्मीद रहती है। एक चोल साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत, एक अच्छी जानकारी जो हमारे काम की है वो हम इस पूरे वीडियो के थ्रू हम देख या जान सकते हैं। आपको फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।